आज की यह घटना हरियाणा की है। हरियाणा में आपने देखा होगा कई ऐसे ऑनर किलिंग के मामले सामने आ चुके हैं, जहां माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों की हत्या इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं वो किसी से प्यार मोहब्बत करने की जरूरत कर लेते हैं। लेकिन आज की यह घटना बिल्कुल अलग है। स्क्रीन पर दिख रही इस लड़की का नाम सोनम है। आरोप है कि सोनम ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, उसने छोटे छोटे नन्हे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट भी यह मानता है कि यह अपराध जघन्य अपराधों में से एक है और कोर्ट भी सोनम को फांसी की सजा सुना देता है। 16 अक्टूबर 2018 को सोनम को फांसी होनी थी। जल्लाद पवन कुमार पूरी तैयारियां कर लेता है, फांसी के फंदे तैयार हो जाते हैं, लेकिन फांसी के 4 दिन पहले ऐसा कुछ होता है कि फांसी की सजा सोनम की रद्द हो जाती है। और जब सच्चाई निकल के आई तो पूरा हरियाणा सहम गया था। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं हिडन रियलिटी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये घटना है हरियाणा राज्य के रोहतक जिले की। रोहतक जिले का एक थाना लगता है सदर कोतवाली, और इसी कोतवाली का एक गांव लगता है जिसका नाम होता है कबूलपुर। इसी कबूलपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें जो मुखिया थे उनका नाम था ताहिर सिंह, जो कि 70 वर्ष के थे। उनकी पत्नी भूरी देवी जो कि 65 वर्ष की थी, और इनके 2 बेटे थे, जिसमें जो एक बड़ा बेटा था सुरेंद्र सिंह, जो कि वन विभाग में कार्यरत था, नौकरी करता था। उसके 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। जिसमें जो उसकी बेटी थी उसका नाम सोनम था और उसका जो बेटा था उसका नाम विशाल था। वही जो इनका दूसरा बेटा था भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटी और एक बेटा। जिसमें उनकी बेटी का नाम सोनिका, दूसरी का नाम मोनिका, और जो बेटा था उसका नाम अरविंद था। जो ये भूपेंद्र सिंह थे ये बाहर रहकर नौकरी करते थे, और भूपेंद्र सिंह की पत्नी जो थी कुछ समय पहले ही इनका निधन हो चुका था। अब भूपेंद्र सिंह के जो, जैसा मैंने आपको बताया, 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटी एक बेटा, वो अपने दादा दादी और बड़े पापा के साथ में रहते थे। अब बात है 15 सितंबर 2009 की। जो इस घर के मुखिया थे तकदीर सिंह, दरअसल उसी घर के बगल में एक घर था जहां पर तकदीर सिंह रहते थे, और सुबह 6 बजे उनके दूसरे वाले घर से चाय नाश्ता उन तक पहुंच जाया करता था। उस दिन 15 सितंबर 2009 को सुबह जब 6 बजने को थे और चाय नाश्ता अभी तक तकदीर सिंह के पास नहीं पहुंचा था, यानी कि घर का कोई भी युवक चाय नाश्ता लेकर नहीं आया था, तो अब उनको थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। वो सोचते हैं कि आखिर समय भी हो गया है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। जब वो वहां से उठते हैं और धीरे धीरे जब उस घर की तरफ जाते हैं, जाकर के जब घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो दरवाजा है वो पूरा खुला हुआ है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि घर का पूरा सामान जो था वो बिखरा पड़ा हुआ था, और जब वो अंदर एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पत्नी को मृत अवस्था में देखकर वो बिल्कुल से परेशान हो जाते हैं, और जब वो चीख पुकार लगाने लगते हैं तब आसपास के लोग जो होते हैं वो वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसके बाद में जो तकदीर सिंह थे उनकी नजर पड़ती है अपनी बहू के बॉडी पर, यानी कि जो उनकी बहू थी वो भी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। फिर उनकी नजर ऐसे ऐसे करते परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ती है, जिसमें से 7 लोग जो है मौत की नींद सुला दिए गए थे। अब जो आसपास के लोग थे, ये जब तकदीर सिंह जब चीख पुकार करने लगते हैं तो जो आसपास के लोग आते हैं, आने के बाद वो लोग भी देखते हैं और वो लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं। अब जो है उसी में से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जब अंदर जाकर देखती है कि एक ही छत के नीचे 7 लोगों की कत्ल कर दिए गए हैं, अब पुलिस तुरंत ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाती है, और जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको भी सूचना देती है। इधर जो परिवार के मुखिया थे तकदीर सिंह,
वो कहते हैं कि साहब, मेरी एक पोती है जिसका नाम सोनम है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि शायद हो सकता है लूटपाट के इरादे से चोर घर में घुसे हों और जो है सोनम को अगवा कर ले गए हों। इधर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद जांच की जो प्रक्रिया थी उसको तेज कर दी जाती है और इधर जांच हो ही रही थी, तभी एक पुलिस वाले की नजर बाथरूम के पास पड़ती है, जिसमें वो देखता है कि एक लड़की जो कि पड़ी हुई है। वो देखकर तुरंत ही अपने अधिकारी से कहता है कि साहब, बाथरूम में भी कोई लड़की पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले जब जाकर उस लड़की को देखते हैं, जब उसकी नब्ज को चेक करते हैं, तो देखते हैं कि वो लड़की जो है वो जिंदा है। उसको जैसे ही बाहर लाया जाता है, तकदीर सिंह से कहा जाता है कि यही आपकी पोती है। तकदीर सिंह कहते हैं कि हाँ सर, ये मेरी बड़ी पोती है। अब तुरंत ही एम्बुलेंस को सूचना दी जाती है। एम्बुलेंस आती है और सोनम को चिकित्सा के लिए भेज दिया जाता है। इधर अब पुलिस वाले जो हैं वो सातों शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। गांव में पुलिस जांच करती है, लेकिन कोई भी सीसीटीवी कैमरा सामने नहीं आता है। आसपास के लोगों से भी जानकारी लेती है, पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी सुराग अब पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। अब पुलिस के पास मात्र एक ही चारा था कि जब सोनम ठीक हो जाए, यानी कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जैसे ही उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आएगा, अब पुलिस जो है वो सोनम से पूछताछ करेगी और घटना की जानकारी सोनम ही उसे दे सकती है। उधर पुलिस जांच में भी जुटी हुई थी और धीरे धीरे समय गुजर रहा था और सोनम जो थी उसका स्वास्थ्य अब काफी हद तक ठीक हो गया था। अब पुलिस जो है वो सोनम के पास जाती है। जाने के बाद वो सबसे पहले सोनम से उसका हाल चाल पूछती है और सोनम से पूछती है कि बताओ उस दिन क्या हुआ था। तो अब जो है सोनम बताती है कि सर, उस दिन दरअसल मेरे घर में कुछ लोग घुस आए थे, नकाबपोश लोग घुस आए थे और उन्होंने बारी बारी सभी को जहर पिला दिया। सभी को बारी बारी जहर पिलाया और मुझे भी पिलाया। उसके बाद से मैं बाथरूम में कैसे पहुंची मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब पुलिस भी एक बार सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कौन सा चोर होगा भला जो चोरी करने के लिए आया था और उसने सभी लोगों को वहां पर जहर पिला दिया। आमतौर पर कई मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें जब चोर चोरी करने जाते हैं तो उनके पास कोई धारदार हथियार होता है। वो उस समय उन लोगों पर हमला करते हैं जब वो लूट की घटना को अंजाम देकर चल रहे होते हैं। उनको कोई भी देख लेता है, उसी डर से वो हत्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है पुलिस को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। एक तरफ जो सोनम थी उसने जो पुलिस को जो है जवाब दिया था, उस जवाब से पुलिस भी अब हैरान थी और पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घटना का मुख्य आरोपी कौन है। अब सोनम के हालात में सुधार हो जाता है। सोनम जो है अपने घर आकर अपने दादाजी के साथ रहने तो लगती है। अब क्योंकि परिवार के 7 लोगों की हत्या हो चुकी थी, अब जो है सोनम के चाचा जो कि बाहर रहते थे और उसके दादा और वो 2 ही लोग उस घर में मात्र रहते थे। अब पुलिस जो है अभी भी जांच कर रही थी, लेकिन उसको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा था जिससे वो कातिल तक पहुंच सके। फिर पुलिस जो है वो तकदीर सिंह के घर आती है और उनसे पूछती है कि आपको किसी पर शक है। तकदीर सिंह कहते हैं कि सर, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, ना मैंने कभी किसी का बुरा सोचा है, ना मैंने अपने परिवार के सिवा कभी किसी के बारे में सोचा है, और सर मैं ये चीज नहीं बता पाऊंगा। तभी जो है सोनम पर पुलिस का शक जाता है और पुलिस जो है वो सोनम का सीडीआर निकलवाती है। निकलवाने के बाद वो देखती है कि सोनम के नंबर पर लगातार एक नंबर से बात हो रही थी। वो नंबर जब पुलिस उसका लोकेशन निकलवाती है, उसको ट्रेस करती है, तो पता चलता है वो किसी नवीन नाम के लड़के का है। अब खास बात यह है कि घटना वाले दिन भी जो नवीन का और जो सोनम का लोकेशन था वो दोनों एक ही जगह पर, यानी कि इसी घटना स्थल पर एक्टिव था। अब पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो
ये घटना इन दोनों ने ही घटित की होगी। पुलिस जो है वो नवीन को भी उस हिरासत में ले लेती है और दोनों को सामने सामने बैठाकर जब पूछताछ करना शुरू करती है तो अभी भी दोनों पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। अभी भी दोनों तरह तरह के बयान दे रहे थे, लेकिन पुलिस जैसे ही उन लोगों के सामने उनके सीडीआर कॉल डिटेल्स को रखती है, अब वो दोनों सच्चाई बताने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल सोनम बताती है कि नवीन जो है उसको मैंने पहली बार अपने घर के बाहर देखा था और मुझे नवीन से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैंने ये बात अपनी एक सहेली को बताई। मेरी सहेली ने नवीन का नंबर कहीं से निकाला और उसके बाद हम दोनों लगातार बातचीत करने लगे थे। बातचीत करते करते हम दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मेरे परिवार वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि मैंने उनसे शादी की बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं नवीन के साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं इसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन घर वाले जो थे उनको सिर्फ समाज की पड़ी थी, उनको अपने बेटी की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो मेरा और नवीन का जो गोत्र था वो एक ही गोत्र था, इसलिए वो लोग इस शादी से इनकार कर देते हैं और उनको लग रहा था कि घर वाले मुझे नवीन से अलग कर देंगे तो मेरा और नवीन का जो प्यार है वो अब दूरियों में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मुझे मेरे पापा ने बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया था, तभी नवीन जो है वो वहीं पास में किराए पर कमरा ले लेता है और हम दोनों अब और नजदीक आ चुके थे। इन नजदीकियों के बाद धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मैंने कई बार घर वालों से बात की, कई बार प्रयास किया, लेकिन घर वालों का एक ही कहना था कि किसी भी हालत पर ये शादी नहीं हो सकती है। अगर ये शादी होगी तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लोग हमारे यहाँ आना जाना छोड़ देंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया था कि अगर तुम नवीन से शादी करती हो तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर ये दोनों चाहते तो शादी भी कर सकते थे, क्योंकि ये लोग घर से दूर रहते थे और दो के दोनों बालिग थे। अगर ये लोग चाहते तो कोर्ट का भी सहारा ले सकते थे, लेकिन इनकी जो मानसिकता थी वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। इनको सिर्फ ये लग रहा था कि परिवार वाले किसी भी कीमत पर हमारी शादी नहीं होने देंगे और जो बीच का जो रोड़ा है वो मेन परिवार है। और यहीं से इन दोनों ने परिवार वालों को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल इस घटना के एक साल पहले एक और घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। उस घटना से ये लोग काफी प्रभावित होते हैं। अब ये लोग जो है उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं कि आखिर उसने क्या क्या गलतियां छोड़ दी थी और उसने कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया था। अब सोनम बताती है कि उस दिन खाना मैंने बनाया था और सभी के खाने में मैंने एक एक करके नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे जो मेरा प्लान है वो किसी तरीके से फ्लॉप ना हो। वो सबके खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और भारी मात्रा में मिला देती है। मिलाने के बाद वो एक एक कर सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद जैसे ही उसका जो समय होता है, अब लोगों को लगातार नींद आने लगी थी। लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। अब जो है जैसे ही ये देखती है कि घर के सभी लोग बेसुध नींद में सो चुके हैं, ये तुरंत ही अपने प्रेमी को बुलाती है। बुलाने के बाद ये दोनों मिलकर के बारी बारी से एक एक कमरे में जाकर एक एक लोगों के बिस्तर के पास जाकर के सबसे पहले जो उसकी दादी होती है भूरी देवी, उनका गला ये दोनों कस के दबाए रहते हैं। दबाने के बाद जब इनको ये लगता है कि अब शायद वो इस दुनिया में नहीं रही, तो ये लोग थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और जाकर के अपने मम्मी और पापा का ठीक इसी तरीके से हत्या कर देते हैं गला दबाने के बाद। इतना ही नहीं, ये उस घर के जो छोटे छोटे बच्चे थे, यानी कि इसका सोनम का जो अपना सगा भाई था, जो कि
लगभग 8 साल का था। उसको भी इस बहन ने नहीं छोड़ा, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका भी गला दबा देती है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। घर की जो चचेरी दोनों बहनें थी, अब दोनों उनके पास पहुंचते हैं। दोनों बहनों के भी साथ सेम ऐसे ही करते हैं, गला दबाकर उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। और जो चचेरा एक भाई था, उसके साथ भी ऐसी ही घटना घटित कर उसको भी मौत की नींद सुला देते हैं। यहाँ तक कि जो सोनम थी, वो कलयुगी बेटी थी, जिसने अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के बाद, अपने मम्मी पापा की हत्या करने के बाद उसी बिस्तर पर अपने प्रेमी नवीन के साथ संबंध भी बनाया था। सारा कुछ उसके प्लान के तहत हुआ था। अब उसको डर था कि कहीं पुलिस उसे पकड़ लेगी तो सराखों के पीछे भेज देगी। तभी वो खाना लेती है और खाने में थोड़ी सी नींद की गोली मिलाकर खुद भी खा लेती है और खाने के बाद बाथरूम में जाकर के सो जाती है। इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। अपर कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस अपराध को माना कि जो अपराध सोनम ने किया था, ये जघन्य अपराधों में से एक था और सोनम को फांसी की सजा सुना दी जाती है। 16 सितंबर 2018 को सोनम को फांसी दी जाने वाली थी। फांसी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जल्लाद पवन कुमार ने फंदे को तैयार कर लिया था, लेकिन फिर ठीक 4 दिन पहले 12 सितंबर 2018 को सोनम की जो फांसी की सजा थी वो रद्द कर दी जाती है। फांसी के 4 दिन पहले यानी कि 12 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की फांसी पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनके वकील ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ये दर्शाया था कि जिस समय ये घटना हुई उस समय सोनम मात्र 19 साल की थी, जिससे उसका जो दिमाग था वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं था। उस समय की परिस्थितियों में आकर ये सारा अपराध हो गया। यह बात मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी और ये ऑर्डर दिया था कि इस मामले से संबंधित सभी एविडेंस, सभी प्रूफ को कलेक्ट कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। और फिर कोरोना काल आ जाने के कारण ये मामला लंबित था और अभी भी ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब आप बताइए कि 7 हत्याएं करने के बाद भी क्या यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं एक बार इसका जवाब अवश्य दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।